लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज हम लोग अपनी तैयारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बिहार एससीईआरटी क्लास 8 किताब के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव और यह बिहार एससीईआरटी क्लास 8 की स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। चैप्टर अध्याय 10 है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव और इससे पहले 1 से 9 तक क्लास हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना प्रिपेयर नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग को नोट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से हम जितने भी मेन टॉपिक उठाए हैं वह सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कि आप देख सकते हैं कि हमारा मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर का कोई भी चैप्टर हो वह जो इम्पोर्टेंट हो वो कवर किया जाता है, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। क्योंकि समय कम है और तैयारी ज़्यादा करना है, तो इसलिए स्मार्ट वर्क करना अति आवश्यक है। और उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन के आने तक सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसे ही कवर करेंगे हम लोग। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया, वैसे वैसे उन्होंने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया और महाराष्ट्र, कलकत्ता और बम्बई ये उनके प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरे थे। और 1853 ईस्वी में रेल की शुरुआत हुई थी। आप चित्र में देख सकते हैं रेलवे शहर का चित्र। और इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी शहर की कैसी बनावट थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश आबादी के रूप में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट। मिलान के तौर पर या जोड़े मिलाने वाला जो आता है क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 बार करके बता दिया है। और यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ टाइप में बताए गए हैं, जो काफ़ी शब्द निकल के उसके बारे में बताने के लिए क्वेश्चन भी आता है, तो उसी आधार पे आ सकता है। मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल, मजार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान, मकबरा कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत, खानकाह सूफी संतों के धार्मिक केंद्र, ईदगाह मुसलमानों के इर्द की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः खुले मैदान में के रूप में होते हैं, और इमामबाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के आर्थिक स्थल जहां धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजित होता है। शाहजंगी मकबरा, शाहजंगी का मकबरा भागलपुर रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की ओर ऊंचे टीले पर स्थित है और नीचे तालाब एवं मस्जिद है जहां प्रतिवर्ष मुहर्रम का मेला लगता है। ताजिया का पहलामा इसी स्थान पर किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है मौलानचक की मस्जिद में नमाज अदा करते श्रद्धालु के बारे में दिखाया गया है। अब बात करते हैं, ये टोटली चैप्टर भागलपुर के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर कैसा था। तो भागलपुर शहर के 3 कस्बे चंपा, भागलपुर और बराकी को मिलाकर विकसित हुआ था। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो पहले 2 कस्बे चंपा और भागलपुर इसमें शामिल किए गए थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति के बुनकर रहते थे। ये रेशमी कपड़े और धागे तैयार करने का काम करते थे। और 1862 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कहाँ? तो भागलपुर में। मायागंज इलाके में गरीबों की झोपड़ी। महाशय डयोड़ी। इस इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के परेशानाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी चंपानगर में अपने निवास स्थान के लिए करवाया था। तो याद रखिएगा, महाशय डयोड़ी। इसका निर्माण परेशनाथ घोष ने कराया था। इतना ही काफ़ी है। और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था। अब जानते हैं व्यवसाय, व्यापार और उद्योग। भागलपुर में क्या व्यवसाय था, क्या व्यापार था और उद्योग था। तो यहाँ पे राजस्थानी मोचियों की दुकान हड़ियापट्टी में थी। और ये मोची चमड़े के ऊपर कसिंदे का भी काम करते थे। तो राजस्थानी मोचियों की दुकान हड़ियापट्टी में थी। और भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। तो याद रखिएगा, भागलपुर का सिल्क का कपड़ा तैयार करने का उद्योग तसर सिल्क था। यह उद्योग सबसे प्रसिद्ध उद्योग था। तो भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। और यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इसलिए यह शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। पावर लूम पर काम करता हुआ बुनकर, यहाँ देख सकते हैं। बाफ्टा। अब जानते हैं बाफ्टा क्या है। तो बाफ्टा एक ही रंग रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। और इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। तो याद रखिएगा, बाफ्टा एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है। शासन प्रबंध। अब जानते हैं भागलपुर को जिला कब बनाया गया था। तो 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। और भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर ऑगस्टस क्विनलैंड था। तो भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड था। और भागलपुर को जिला बनाया गया था 1774 में। और 1936 तक यह जिला 4 सब डिवीज़नों भागलपुर, सदर, बांका, मधेपुर, सुपौल में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के समय तक भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने थे: भागलपुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल और नाथनगर। अब जानते हैं नगर पालिका के बारे में। तो 10 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारा चीज़ भागलपुर के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए जो मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा है तो उसी को हम कवर किए हैं। तो भागलपुर की नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं शैक्षणिक विरासत। तो वहाँ पे उस टाइम में चर्च मिशनरी सोसाइटी यानी CMS द्वारा आदमपुर में प्राथमिक एवं हाई स्कूल 1854 एवं चंपानगर में अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय का संचालन किया जाता था। और माणिक शहर स्थित दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल 1860 ईस्वी और हाई स्कूल 1937 ईस्वी बंगाल समुदाय के योगदान की दास्तान सुन रहे हैं। जानते हैं कॉलेज की स्थापना के बारे में। तो शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह ने 1883 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल तथा 1887 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की थी। तो 1887 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना
और तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना 1883 में हुई थी और इसका निर्माण तेज नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और वाणिज्य शिक्षा की मांग को देखते हुए शहर के मारवाड़ी समुदाय द्वारा 1941 ईस्वी में मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना की गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1941 ईस्वी में मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना की गई थी मारवाड़ी समुदाय के द्वारा। और भागलपुर में महिला शिक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। यहाँ श्री अरविंद घोष के पिता श्री कृष्णाधन घोष ने मोचदा बालिका विद्यालय की स्थापना 1868 ईस्वी में की और 1868 ईस्वी में ही जनाना मिशन स्कूल भी खोला गया। और महिला उच्च शिक्षा के लिए मोचदा बालिका विद्यालय परिषद में 15 अगस्त 1949 ईस्वी में महिला महाविद्यालय बुनियाद वहाँ डाली गई। और वहीं पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 1910 ईस्वी में सबैर स्थित बिहार कृषि कॉलेज की नींव तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेज ने रखी थी। तो 1910 ईस्वी में बिहार कृषि कॉलेज की नींव तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा रखी गई थी। और रोजगार परक शिक्षा के लिए 1947 से 51 में सिल्क इंस्टीट्यूट नाथनगर में शुरू किया गया। अब देखते हैं सांस्कृतिक गतिविधियां। तो बलाई चंद्र मुखर्जी, जिन्हें बनफूले के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बनफूले के नाम से बलाई चंद्र मुखर्जी को जाना जाता है। और भागलपुर के साहित्य व रंगकर्मी राधा कृष्ण सहाय ने उनकी कई रचनाएं बंगाल से हिंदी में अनुवाद किया। और शरत चंद्र ने कालजयी उपन्यास देवदास विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पंथेर पंचाली का सृजन भागलपुर में रहकर ही किया था। यह भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि के कुछ अंश को भागलपुर में रचा था, जिससे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और डॉक्टर राधा कृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि साहित्य गोष्ठी नामक संस्था डॉक्टर राधा कृष्ण ने भागलपुर में बनाई थी। और अर्धधू बाबू नाम के एक व्यक्ति प्रत्येक साल कोलकाता से भागलपुर आकर यात्रा का प्रदर्शन करते थे। और वैसे शहर की परंपरा का पहला नाट्य हरिकुंज लिखित बाबरी मीरा था, जिसे हरिकुंज ने खुद निर्देशित किया था। तो बाबरी मीरा हरिकुंज के द्वारा निर्देशित किया गया था। हरिकुंज लिखित बाबरी मीरा। अब देखते हैं धार्मिक स्थल। भागलपुर शहर में गंगा नदी के दक्षिण तट पर बूढ़ानाथ मोहल्ला में बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध उपासना स्थल है, यानी उपासना स्थल है। इस मंदिर का निर्माण शंकर कुंज के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण शंकरपुर के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने करवाया था। और मंदिर का नाम था बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बासु पूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। और शहर के नाथनगर मोहल्ले में दिगंबर जैन मंदिर एवं चंपानगर में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों की पूज्य दर्शन है। और हराबव राज्य के जमींदार धनपत सिंह ने श्वेतांबर धर्मशाला का निर्माण करवाया था। और ईसाइयों ने 1845 ईस्वी में घंटाघर के निकट तथा 1854 ईस्वी में कर्णगढ़ में गिरजाघर का निर्माण किया था। अब देखते हैं सार्वजनिक भवन के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ईस्ट इंडियन रेलवे और बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्टेशन, इसकी शुरुआत 1862 ईस्वी में हुई थी। तो वहाँ पर रेल की शुरुआत ईस्ट इंडियन रेलवे और बंगाल नॉर्थ रेलवे स्टेशन की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी के किनारे स्थित क्लीवलैंड हाउस
और इसका निर्माण भागलपुर के पहले जिला कलेक्टर क्वीनलैंड द्वारा 1780 से 1783 ईस्वी के मध्य कराया गया था। क्लीवलैंड हाउस की स्थापना जिला कलेक्टर क्लीवलैंड द्वारा कराया गया था। तो सेम है, क्लीवलैंड के हाउस का निर्माण उन्हीं के नाम पे कराया गया था और यह 1780 से 1783 के मध्य कराया गया था। और यह इटालियन शैली में निर्मित यह इमारत एक ऊंचे टीले पर बना है। आप देख सकते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन। क्लीवलैंड यह विशाल भवन टैगोर परिवार के हाथ चला गया था उसके बाद, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अपना अध्ययन स्थल बनाया और गीतांजलि के कुछ अंश यहाँ लिखे थे क्लीवलैंड हाउस में। और बाद में इन्हीं के नाम पर इस इमारत को रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं क्लीवलैंड हाउस। और यहाँ पे घंटाघर, तो घंटाघर भागलपुर। टाउन हॉल, स्टेशन क्लब सेंटिस क्लाउड्स। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपका ज़्यादा समय नहीं लगा हो और इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न बन सकते थे वो आपको बता दिया गया है। और आपका सिर्फ काम यही है कि आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो हर लेसन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर दिया जा रहा है उसमें से भी जो मेन एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ उसी को बताया जा रहा है। तो सिर्फ आपको क्लास देखनी है और उसके बाद अपने कॉपी में नोट्स तैयार करनी है, जिससे आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का SCRT का नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सारा चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट करा दिया जाए। और नोटिफिकेशन के बाद अगर उससे पहले भी कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ PYQs और ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहीं से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन बनाना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही हो। और बहुत जल्द साइंस का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है जब ये SCRT क्लास 8 की किताब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसी में ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है, इसी को ज़्यादा कंप्लीट पढ़ना है। और इसके बाद हम NCERT सीरीज़ शुरू करेंगे ताकि आपको SCRT और NCERT दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाए नोट्स के तौर पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।